अस्सलाम वालेकुम गाइस। तमाम लोगों को जो मुझे सुना करते हैं, मुझे चाहा करते हैं, मुझे सपोर्ट किया करते हैं और जो लोग दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं और मुझसे मुंसलिक हैं, उन तमाम लोगों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी इस कुर्बानी को, हमारी इस इबादत को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला इसके वसीले से हमारे वालिदैन को, तमाम मरहूमीन को जन्नत में जगह दें। अल्लाह ताला इस ईद पे और आने वाली तमाम ईदों पे हमें, हमारी फैमिलीज़ को, आपको, आपकी फैमिलीज़ को सेहतमंद, खुशहाली वाली, आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे और हम सबको तमाम आने वाली बलाओं से, आफ़ात से, हादसात से, हर किस्म के नुकसान से और दुश्मनों से महफूज फरमाए। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है थोड़ी सी स्ट्रेंज स्टोरी है, प्री पार्टीशन स्टोरी है और ये स्टोरी हमें अमर साहब ने भेजी है। ये इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरीज़ हमें भेज चुके हैं और ये जो स्टोरी है ये इनके परदादा परदादी की स्टोरी है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको उसी तरह बता सकूं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था। ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 100 साल पहले इंडिया की एक जगह है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से थोड़ा सा आगे जाके कोई गांव हुआ करता था जो कि एक छोटा सा गांव था और बहुत पुराना गांव था, बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर था। वहाँ पे तकरीबन 100 के करीब फैमिलीज़ रहा करती थीं। वहाँ के जो रोड थे वो कच्चे पक्के रोड थे, बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर थीं और जाहिर सी बात है अब से अगर 100 साल पहले का आप सोचेंगे या देखेंगे तो ये पार्टीशन से पहले का टाइम था। इनके दादा दादी का जो घर था या जो हवेली थी वो निस्बतन और लोगों के मुकाबले में बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ी हवेली थी। और जैसे कि ओल्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था कि साइड में चारों तरफ कमरे मौजूद हैं, बीच में एक सहन मौजूद है और सहन की बैक साइड पे गैलरी मौजूद है और सहन से ही थोड़ा सा आगे जाके किचन मौजूद है। और ये जो किचन था, यहाँ से जो सहन का हिस्सा था 90% हिस्सा नज़र आया करता था। इस सहन के आखिर में जो जगह थी वहाँ पे आमतौर पे घरेलू जो मवेशी हुआ करते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह वो पाले जाते थे और हर वक्त वहाँ पे 2 से 3 जानवर मौजूद होते थे। अब किसी भी वजह से इनके जो दादा थे वो किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे और उनको पता था कि इनको वापस आते आते मगरिब हो जाएगी। खैर, जब वो वापस आने लगे तो मगरिब का ही टाइम चल रहा था, यानी कि सनसेट हो रहा था। खैर, जब ये वापस अपने रास्ते में आ रहे थे, अपने गांव की तरफ आ रहे थे, तो इनकी नज़र सामने की तरफ पड़ी और जब इन्होंने सामने की तरफ देखा तो इन्होंने देखा कि बहुत सारी सूखी घास जो आमतौर पे गाय खाया करती है वो वहाँ पे लगी हुई है और कसीर तादाद में मौजूद है। इस जगह से हालांकि ये पहले भी गुजर चुके थे लेकिन कभी भी इनको ऐसा महसूस नहीं हुआ था या इस तरह की घास नज़र नहीं आई थी। किस्सा मुख्तसर, जब इन्होंने वहाँ पे घास देखी तो इनके जहन में सबसे पहले ख्याल आया, ये जो सूखी घास है क्यों ना मैं इसको अपनी गाय के लिए तोड़ लूँ या निकाल लूँ। और जैसे ही इनको ये ख्याल आया तो ये आगे बढ़े। जो भी सूखी हुई घास वहाँ पे मौजूद थी वो सारी की सारी घास इन्होंने निकालना शुरू कर दी। 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद ये जितनी भी घास थी ये निकाल चुके थे और ये बहुत मुतमईन थे, बहुत खुश थे कि इनको बग़ैर पैसों के इतनी सारी घास मिल चुकी थी। खैर, ये घास लेके अपने घर आ गए और जब ये घर में आए तो घर में एंटर होते ही जो गाय का stable था या जहाँ पे जानवर खड़े हुआ करते थे वहाँ पे जाके इन्होंने घास रख दी। इनका इरादा ये था कि कल जब सुबह होगी तो जानवरों को जब चारा डाला जाएगा तो ये जो घास है वो दे दी जाएगी। ये घास वहाँ पे रखने के बाद ये सीधे अपने कमरे में चले गए और इनकी जो वाइफ थी वो किचन में ही मौजूद थी, कुछ काम कर रही थी या खाना गर्म कर रही थी। अब ये जो हिस्सा था जहाँ पे जानवर बने हुए थे ये हिस्सा भी किचन से थोड़ा थोड़ा नज़र आया करता था। कुछ देर तक किचन में काम करने के बाद जब इनकी नज़र सहन की तरफ पड़ी या उस जगह पे पड़ी जहाँ पे घास रखी हुई थी तो इनको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस घास के अंदर से धुआं निकल रहा है। पहले तो ये समझी कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब इन्होंने गौर किया तो वाकई में इस घास से धुआं निकल रहा था। और जैसे ही इनको ये कन्फर्म हुआ वैसे ही इन्होंने जो करीब में लोग मौजूद थे या जो इनके ससुर वगैरह मौजूद थे उनको बताया
कि देखें इस घास से धुआं निकल रहा है। अब धुआं देख के आमतौर पे आपके जहन में आता है कि हो सकता है आग लग गई हो जिसकी वजह से धुआं निकल रहा हो। लिहाजा इन्होंने जब अपने घर वालों को, दूसरे लोगों को इन्फॉर्म किया और जब वो वहाँ पे आए, वहाँ पे आके उन लोगों ने देखा तो वहाँ पे उस घास में से कोई भी धुआं नहीं निकल रहा था। खैर, इन लोगों ने इग्नोर कर दिया और सोचा हो सकता है वहम हो या इनकी प्रेगनेंसी की वजह से इनको ऐसा महसूस हो रहा हो, और सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। इसी तरह कुछ टाइम मज़ीद गुजरा और 1 से 1.5 घंटे के बाद इनका दोबारा से उस अस्तबल के सामने से या उस घास के सामने से गुजर हुआ। और जब इनका दोबारा से वहाँ से गुजर हुआ तो दोबारा इन्होंने देखा कि शायद वो जो घास है, उस घास के अंदर आग लगी हुई है या उसमें से धुआं निकल रहा है। अब जब इनको दोबारा से वो धुआं नज़र आया या वो आग नज़र आई तो इन्होंने, जो घर वाले थे, उनको वहीं पे खड़े होके कॉल करना शुरू कर दिया। खैर, जब सारे घर वाले आ गए और जब आके खड़े हुए तो अगेन वैसे ही हुआ कि वहाँ पे ना कोई आग मौजूद थी, ना कोई धुआं मौजूद था। अब घर वालों को यकीन हो चला कि इनकी क्योंकि हालत इस तरह की है, इनकी डिलीवरी होने वाली है, तो हो सकता है ये एक्स्ट्रा सोच रही हो या इस तरह के ख्यालात जहन में चल रहे हों। जब दूसरी दफ़ा ऐसे हुआ तो जो इनके शौहर थे वो इनको समझा बुझा के कमरे में लेके आ गए और कहने लगे कि फालतू में तुम लोगों के सामने शोर कर रही हो, इस तरह की आवाज़ें निकाल रही हो, हालांकि वहाँ पे ना कोई आग मौजूद है, ना कोई धुआं मौजूद है। अब जब इनके शौहर ने इनको डांटा या इस तरह से बात की तो वो कहने लगी कि मुझे कोई शौक़ नहीं झूठ बोलने का, मैंने देखा था तो मैंने इसलिए आपको बताया। इसी तरह तकरीबन पूरी रात गुजर गई और सुबह होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी था कि इनको महसूस हुआ कि इनको वॉशरूम जाना चाहिए, और ये वॉशरूम जाने के लिए अपने कमरे से निकली। अब पुराना दौर था, पुराने लोग थे, घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो घर का वॉशरूम था, ख़ास तौर पे जो लेडीज़ का वॉशरूम था, वो हवेली की या घर की बैक साइड पे मौजूद था, और जो मर्दों का वॉशरूम था वो फ्रंट साइड पे मौजूद था। पहले के दौर में आम तौर पे ऐसा ही हुआ करता था कि ये जो वॉशरूम वगैरह थे वो घर से बाहर बनाए जाते थे। खैर, किस्सा मुख्तसर, ये वॉशरूम जाने के लिए उठी और वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो वॉशरूम गुजरते हुए इनको सहन से गुजरना था या उस अस्तबल से गुजरना था जो वहाँ पे मौजूद था। अब जैसे ही ये उस वॉशरूम के करीब पहुँची या उस अस्तबल के सामने से गुजरी तो इन्होंने देखा कि एक अजीब सी मखलूक है, एक अजीब सी औरत है जो उस अस्तबल के सामने या उन जानवरों के पास बैठी हुई है। ये बताती कि जो औरत थी, इसके बिल्कुल औरतों की तरह बड़े बड़े बाल थे, औरतों की तरह चेहरा था, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत के जिस्म पे बहुत सारे बड़े बड़े बाल मौजूद हैं, जैसे कि आमतौर पे किसी रीछ के बाल हुआ करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब इन्होंने उस औरत को देखना शुरू किया और देखते देखते जब इनकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो इन्होंने देखा कि उसके जो पैर हैं वो जानवरों की तरह हैं, यानी कि जैसे आमतौर पे घोड़े के या गाय के पैर हुआ करते हैं, वैसे ही उस औरत के पैर हैं। अब ये जो मखलूक इनके सामने खड़ी हुई थी या जिस मखलूक को ये देख रही थी वो बड़ी अजीब क्रिएचर थी, और इससे पहले कभी भी इन लोगों ने इस तरह की मखलूक को ना देखा था, ना विटनेस किया था। खैर, जब उन्होंने इस तरह की औरत को देखा तो वहीं खड़े खड़े एक ज़ोर से चीख मारी, और जैसे ही ये चीख मारी तो वैसे ही ये बेहोश हो गई। अब जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा कि सारे के सारे घर वाले, ख़ास तौर पे शौहर, सास ससुर, इनके सराउंडेड खड़े हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जब इन्होंने अपना जायज़ा लिया तो इनके जिस्म पे बहुत सारा खून लगा हुआ था, और जो इनके पेट में बच्चा मौजूद था या जो प्रेगनेंसी थी वो इनकी ज़ाया हो चुकी थी, और उस बच्चे की पेट के अंदर ही डेथ हो चुकी थी। अब ये देखने के बाद ये फूट फूट के रोने लगी, बहुत ज़्यादा गम में आ गई, बहुत परेशान थी। लेकिन जो कुछ इन्होंने देखा था वो हकीकत पे मबनी था, जबकि इनके परदादा के मुताबिक और उनके पेरेंट्स के मुताबिक ये जो कुछ देखा गया था या जो बातें की जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बताते हैं कि पूरी ज़िंदगी मेरी परदादी के जहन में ये सवाल रहा कि जो मखलूक मैंने देखी थी वो मुझे क्यों नज़र आई थी। क्या उस मखलूक का ताल्लुक उस घास से तो नहीं था जो घास मेरे शौहर रास्ते में से उठा के लाए थे, क्योंकि जब से वो घास हमारे घर में आई थी या वो जो चारा था वो हमारे घर में लेके आए थे, उस वक्त से ही मुझे उस घास के अंदर कभी आग नज़र आती थी, कभी धुआं नज़र आता था।
और उसके बाद ही मेरी ये हालत हुई थी और मेरी प्रेगनेंसी ज़ाया हो गई थी। तो गाइस, कभी कभी आपकी ज़िंदगी में इस तरह के स्ट्रेंज वाक़यात पेश आते हैं जिनके बारे में हमेशा आपके जहन में क्वेश्चन मार्क रहता है कि जो कुछ हुआ था वो महज इत्तफाक था या हकीकत पे मबनी था। अच्छा, इसी तरह आज की जो दूसरी स्टोरी है ये कमाल साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि ये जब तालीम हासिल कर रहे थे, यानी ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से इंटरमीडिएट पास किया। जब इन्होंने इंटरमीडिएट पास किया तो उसके बाद इन्होंने मेडिकल में जाने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए तैयारी शुरू कर दी। और जहाँ जहाँ पे भी जिन जिन कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर बनाया जाता था, वहाँ जाके इन्होंने टेस्ट देना शुरू किए। ना सिर्फ टेस्ट देना शुरू किए बल्कि पूरी तैयारी कर रहे थे कि किसी भी तरह इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज के अंदर हो जाए और ये डॉक्टर बन जाएं। लेकिन कभी कभी किस्मत में बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो ऐसा ही हुआ कि जितने भी कॉलेजेस में या जितने भी एप्टीट्यूड में ये अपेयर हुए, उनमें इनको कामयाबी नहीं मिली। और जब ये दिल बर्दाश्त हो गए और इनको लगने लगा कि अब इनका किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ये यहाँ पे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से ज़िद करना शुरू की कि मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, मुझे बैरून मुल्क कम से कम चाइना भेज दें, मैं वहाँ जाके डॉक्टर बन जाऊँगा और जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो वापस अपने मुल्क में आके लोगों को सर्व कर सकूँगा। शुरू में तो इनके पेरेंट्स ख़िलाफ़ थे, लेकिन जाहिर सी बात है ये इकलौती औलाद थे और इनके पास पैसों की भी कमी नहीं थी, तो इनके पेरेंट्स बिला आखिर मान गए और उसके बाद इन्होंने बिला आखिर चाइना की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ये बताते हैं कि जो यूनिवर्सिटी थी इसके साथ ही हमारी रिहाइश थी, यानी हॉस्टल जो था वो करीब ही मौजूद था। एक हफ्ते के अंदर 5 दिन क्लासेस होती थी, 2 दिन फ्री होते थे। शुरू में तो मैं बहुत बोर हो जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब मेरे दोस्त बनना शुरू हुए, ख़ास तौर पे कुछ इंडिया के लोग थे, कुछ पाकिस्तान के लोग थे, जब मेरी इनसे दोस्ती बढ़ गई तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमने जगहों को, पिकनिक पॉइंट्स को, घूमने फिरने की जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। इसी तरह एक दफ़ा हमें पता चला कि यहाँ पे तकरीबन 70 किलोमीटर दूर एक बीच मौजूद है और वो जो बीच है वो बहुत ही खूबसूरत बीच है, बड़ा ज़बरदस्त उसका व्यू है। उसके साथ साथ वहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ भी मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बीच के ऊपर या वहाँ पे आम तौर पे इतना रश नहीं होता जितना कि दूसरे बीचेस पे हुआ करता है। अब इसी प्लान से, इसी इरादे से ये लोग जुम्मे की रात को निकले कि हम पूरी जुम्मे की रात उसी बीच पे गुजारेंगे और वहाँ पे जो पहाड़ वगैरह मौजूद हैं वहाँ छोटी मोटी कैंपिंग कर लेंगे और अगले दिन वापस आ जाएंगे। खैर, ये लोग खैरियत से वहाँ पे पहुँच गए और जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे तो सनसेट होने वाला था, सनसेट से पहले का टाइम था। लेकिन वहाँ पे दूर दूर तक कोई इक्का दुक्का बंदा नज़र आ रहा था। आम तौर पे ऐसा हुआ नहीं करता। इनकी भी ख्वाहिश थी कि इनको स्पेस मिले या प्राइवेसी मिले, तो वैसे ही हुआ कि इनको स्पेस भी मिल गई, प्राइवेसी भी मिल गई और ये जहाँ चाहते वहाँ पे अपना कैंप लगा सकते थे, रुक सकते थे। ये बताते हैं कि एक पॉइंट हमें ऐसा नज़र आया जहाँ पे पानी भी आ रहा था हल्का हल्का और पानी के साथ साथ वहाँ पे एक झूला भी लगा हुआ था। यानी कि अगर आप झूले पे बैठें तो जो समंदर की लहरें आती हैं वो बाकायदा आके उस झूले से टकराती थीं। अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करते हैं और इधर से ही थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पे जो माउंटेन मौजूद है वहाँ पे जाके कैंप लगा लेंगे। कुछ देर तक वो जो स्विंग था या वो जो झूला था, ये लोग वहाँ पे बैठे रहे, वहाँ पे एंजॉय करते रहे। इस दौरान ये में सनसेट हो चुका था और अंधेरा होना शुरू हो चुका था। अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे समंदर से खौफ आने लगा था। एक अजीब सा माहौल था जो बन चुका था और इनका एक दोस्त था जो बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो इनको बार बार कह रहा था कि इस झूले के करीब या यहाँ पे मुझे एक हैवीनेस फील हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ खौफ सा महसूस हो रहा है। बेहतर है कि अब हम ऊपर चलें, वहाँ जाके कैंप लगाएं या छोटा सा अपना एक शेल्टर बना लें जिस शेल्टर में हम लोग रात गुजार सकें। जब उसने बहुत ज़्यादा बोलना शुरू किया तो मजबूरन ये सारे के सारे जो भी दोस्त थे 4-5, ये वापस उस जगह चले गए। यानी एक छोटी सी माउंटेन थी और वहाँ जाके इन्होंने एक छोटा सा कैंप बना लिया, एक छोटा सा समझ लें शेल्टर बना लिया जहाँ पे इनका सोने का इरादा था। ये बताते हैं कि वहाँ पे हमने छोटा मोटा बारबेक्यू भी किया, खाना वगैरह खाया
और तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे हम लोग सोने के लिए लेट गए। अब ये जो पॉइंट था जहाँ पे हम लेटे हुए थे, वहाँ से जो नीचे का हिस्सा था, ख़ास तौर पे जहाँ पे झूला लगा हुआ था, वो हिस्सा बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा था। अब इनके जो भी दोस्त थे, जो भी इंडियन पाकिस्तानी इनके फ्रेंड्स थे, वो फ़ौरन से लेटे और लेटते ही खराटे लेने लगे। अच्छा, अपना ये बताते हैं कि जब भी मैं जगह चेंज करता हूँ या किसी नई जगह जाता हूँ तो मुझे आराम से नींद नहीं आती, इतनी आसानी से नींद नहीं आती। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, फिर जाके कहीं मुझे नींद आया करती है। वैसे ही मेरे सारे के सारे जो दोस्त थे वो सो चुके थे और मैं अकेला जाग रहा था। इसी तरह रात के तकरीबन 3 बज गए। समंदर की लहरों की मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं। एक अजीब सा शोर था जो मेरे कानों में आ रहा था। और जब काफ़ी देर मुझे मज़ीद नींद नहीं आई तो मैंने सोचा कि बाहर निकल के बैठता हूँ, समंदर की तरफ देखना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि आम तौर पे अगर आप समंदर के सामने बैठ भी जाएं या सिर्फ उसको देखते रहें तो आपको सुकून महसूस हुआ करता है। इसी इरादे से जब ये बाहर निकले और इनकी नज़र सामने जो स्विंग मौजूद था उस तरफ पड़ी, तो इन्होंने देखा कि स्विंग के ऊपर कोई बैठा हुआ है, और ना सिर्फ बैठा हुआ है बल्कि वो जो स्विंग है उसको बार बार हिला रहा है या झूल रहा है। अब अंधेरा हो रहा था लेकिन पता चल रहा था कि कोई बैठा हुआ है, ये नहीं पता चल रहा था कि कौन बैठा हुआ है। काफ़ी देर तक ये ऑब्ज़र्व करते रहे और जब इनको यकीन हो चला कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है और जो बैठा हुआ है वो एक लड़की है, तो ये उठे और उठ के उस स्विंग की तरफ जाने लगे। रात के इस पहर में स्विंग की तरफ जाना ख़तरे से खाली नहीं था, लेकिन इनका जो इश्तियाक था, ये जो शौक़ था, वो बढ़ता चला जा रहा था। इनके अंदर जस्तजू मौजूद थी कि आखिर ये कौन लड़की है जो इतनी रात में इस समंदर के पास इस स्विंग पे अकेले आके बैठ गई है। अब ये जो कंट्री है या यहाँ का जो माहौल है वो निस्बतन मॉडरेट है या मॉडर्न माहौल है, लिहाजा ये भी बग़ैर किसी वक़्त के, बग़ैर किसी परेशानी के उस लड़की की तरफ बढ़ते चले गए। और फाइनली जब ये नीचे उतरे या उस स्विंग के करीब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि एक चाइनीज़ लड़की है जो झूले पे बैठी हुई है और मुसलसल झूल रही है। ना सिर्फ झूला झूल रही है बल्कि वो इनको देख के मुस्कुरा रही है। अब जब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी तो इनकी उम्मीदें जागीं, लिहाजा ये मज़ीद आगे बढ़े और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं जाता हूँ, इससे बात करता हूँ, इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। खैर, जैसे ही ये मज़ीद आगे बढ़े तो वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी जो स्विंग पे बैठी हुई थी, उसने इनको इशारा किया जैसे कि मेरे पास आओ या मेरे बराबर में आके बैठ जाओ। ये उसको देखते हुए, उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए मुसलसल उसके करीब बढ़ रहे थे। जैसे ही ये मज़ीद आगे बढ़े तो इनकी नज़र उसके बराबर में पड़ी। इन्होंने देखा कि जहाँ पे वो लड़की बैठी हुई है स्विंग के ऊपर, उस जगह के बिल्कुल बराबर में, यानी उस स्विंग के ऊपर ही एक बाकायदा सर रखा हुआ है जो देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान का सर है। और जैसे ही ये मज़ीद आगे बढ़े तो वाकई में ऐसा ही था कि उस लड़की के बराबर में एक सर रखा हुआ था, उसका धड़ मौजूद नहीं था। और जब इन्होंने उस सर पे गौर किया तो उसकी शक्ल भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि इस लड़की की शक्ल थी जो स्विंग कर रही थी। ये बता दें कि जब मैंने ये देखा तो जितना तेज़ मैं भाग सकता था वापस पलटा, मैंने भागना शुरू कर दिया और जो भी दुआएं, जो भी आयत वगैरह मुझे आया करती थी, मैंने पढ़ना शुरू की। और जब मैं जैसे तैसे अपने कैंप में पहुंचा या उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे मेरे दोस्त मौजूद थे, तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा। और जब मेरा हौसला बढ़ा या मेरा हौसला बहाल हुआ तो मैंने दोबारा से वहीं पे उस स्विंग पे पलट के देखा। और जब मैंने वहाँ पे पलट के देखा तो वहाँ पे ना वो औरत, वो लड़की मौजूद थी, ना उसका कोई नामो निशान था। ये बताते हैं कि कुछ देर के अंदर अंदर ही मुझे शदीद बुखार हो चुका था और अंदर जाके जो भी मेरे दोस्त थे, लड़के थे, उन सबको मैंने उठा दिया था और जो भी वाक़या पेश आया था वो सारा का सारा वाक़या उनको बताया था। उसके बाद वो जो लड़के थे उन सब ने भी यही डिसाइड किया कि यहाँ पे मज़ीद रुकना ठीक नहीं है, लिहाजा हम लोग अपने टाइम से पहले उस जगह से निकल गए और वापस अपने हॉस्टल में या अपनी जगह पे आ गए। 4 से 5 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा, तब जाके मेरी तबीयत संभली और उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि कभी भी इस तरह की जगह पे नहीं जाना है। ये अपने कज़न का जिक्र करते हैं और इनके कज़न का नाम जो है वो कामरान है, और हम कोशिश करेंगे कि कामरान साहब ने जैसी स्टोरी इनको शेयर की थी वैसे ही आपको डिलीवर कर सकें।
कामरान साहब बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ कराची से है और शुरू में ये कराची का एक इलाका है गुलशन मेमार, वहाँ पे रहा करते थे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे वैसे वैसे हमें अंदाज़ा हो रहा था कि हमारे घर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ही अनवेल है और हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने के बराबर हैं। गर्ज के हमारा रोज़ का गुज़रो औकात भी बड़ी मुश्किल से हुआ करता है। ये जो प्लॉट था या ये जो घर था जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, ये भी गए वक्तों में हमारे दादा ने लिया था और जब हमारे वालिद के पास कुछ पैसे आए तो उन्होंने यहाँ पे एक कमरे का छोटा सा घर बना लिया था। ये एक कमरे का घर था और इसके चारों तरफ छोटे छोटे दरख्त लगे हुए थे। एक बहुत बड़ा सा सहन था जो मौजूद था और ये जो वाक़या है ये तकरीबन समझ लें कि अब से 25 साल पुराना वाक़या है। हम 3 भाई 2 बहनें और हमारे वालिदैन, हम 7 के 7 लोग एक ही कमरे में रहा करते थे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मेरी मदर की आँख खुली और जब मेरी मदर की आँख खुली तो उन्हें ऐसा लगा कि कमरे के बाहर जो सहन का हिस्सा है वहाँ पे कोई मौजूद है या कोई खेल रहा है। अब आम तौर पे बेड के ऊपर मेरे पेरेंट्स सोया करते थे और उनके साथ हमारी छोटी बहन सोती थी और बाकी जो हम 4 लोग थे वो 2 बेड के इस तरफ सोते थे, 2 उस तरफ सोते थे। खैर मेरी मदर की जब आँख खुली तो मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो रहा था और जब उनको मुसलसल शोर की आवाज़ आने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो उठी और उन्होंने सोचा कि बाहर जाके या झांक के देखती हूँ कि कौन मौजूद है, क्योंकि ये जो एरिया था 25 साल पहले यहाँ पे आबादी ना होने के बराबर थी और आम तौर पे लोग प्रेफर नहीं करते थे कि गुलशन मेमार में घर लें या फिर वहाँ पे रिहाइश अख्तियार करें। खैर जब मुसलसल मेरी मदर को किसी के खेलने की आवाज़ आने लगी और बाकायदा महसूस होने लगा कि कोई है जो घर के बाहर खेल रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके उठी और उठते उठते जैसे तैसे करके ये खिड़की के पास पहुँची। अब ये जो खिड़की थी, इस खिड़की पे एक पर्दा लगा हुआ था। पर्दे के बाद जाली मौजूद थी जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए थी। मेरी मदर ने आहिस्ता आहिस्ता करके पर्दा हटाया और जब मेरी मदर ने पर्दा हटाया तो पर्दा हटाने के साथ ही उन्होंने देखा कि मेरा जो भाई है, जो सबसे छोटा भाई था, तकरीबन 8 या 10 साल का था उस वक्त, वो सामने सहन में खड़ा हुआ है और वहाँ पे जो एक दरख्त लगा हुआ है, शायद वो बादाम का दरख्त था, उस दरख्त के नीचे उछल कूद कर रहा है या खेल रहा है। अब जैसे ही मेरी मदर ने उसको वहाँ पे खेलते हुए देखा तो वो बड़ा परेशान हुई और सोचने लगी कि इतनी रात में ये कैसे बाहर निकल सकता है या बाहर क्यों चला गया है। ये वहाँ पे खिड़की पे खड़ी हुई है और इनके जहन में नहीं आ रहा कि कमरे के अंदर भी देख लें। जब इन्होंने मेरे भाई को बाहर की तरफ देखा तो इनको यकीन हो चला कि इनका ही बेटा है जो बाहर मौजूद है। अब ये उसको आवाज़ देने वाली थी या उसको पुकारने वाली थी कि एकदम से ऐसा लगा कि इनकी जो बॉडी है या इनकी जो ज़बान है वो फ्रीज़ हो चुकी है। ये चाहने के बावजूद भी ना उसको आवाज़ दे पा रही हैं, ना मुड़ के वापस देख पा रही हैं कि अपने कमरे में देख लें कि इनका बेटा मौजूद है या नहीं। इसी दौरानी में जब वो वहाँ पे पजल हो चुकी थी, इनका जो बेटा था उसने देखते ही देखते दरख्त पे चढ़ना शुरू किया और वो जब दरख्त पे चढ़ रहा था तो जैसे नॉर्मली इंसान चढ़ा करते हैं, ये वैसे नहीं चढ़ रहा था। ये उस तरह से चढ़ रहा था जैसे आमतौर पे बिल्ली या जानवर वगैरह चढ़ा करते हैं। अब जैसे ही इन्होंने उसको दरख्त पे चढ़ते हुए देखा तो दोबारा उसको आवाज़ देना चाहती थी या उसको रोकना चाहती थी, लेकिन देखते ही देखते वो दरख्त पे चढ़ गया और ये कुछ बोल नहीं पाई। इसी असना में तकरीबन 5 से 7 सेकंड गुजर गए और जब वो दरख्त पे चढ़ के बैठा और दरख्त से उसने इनकी तरफ देखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि जो इनका बेटा है उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे लाल हो रही हैं, जैसे आम तौर पे अंगारे हुआ करते हैं, और वो दरख्त पे बैठा हुआ इनको देख के मुस्कुरा रहा है। अब इनकी जो मदर थी वो एक कन्फ्यूजन का शिकार थी। उनकी समझ से बाहर था कि जो कुछ ये देख रही हैं ये हकीकत है या अफसाना है या ये ख्वाब देख रही हैं। काफ़ी देर तक ये वहाँ पे खड़ी रहीं और इसी दौरानिए में एकदम से मेरे फादर उठ गए और जैसे ही मेरे फादर उठे तो उन्होंने मेरी मदर को आवाज़ दी और जैसे ही मेरे फादर ने मेरी मदर को आवाज़ दी तो एकदम से वो नॉर्मल हो गई और एकदम से ऐसा लगा जैसे उनकी बॉडी जो फ्रीज़ हुई थी वो फ्री हो चुकी है। खैर ये फ़ौरन से पलटी और जैसे ही पलटी तो इसी दौरानिए में मेरे फादर इनके पास आ चुके थे। वो पूछने लगे
कि भला इतनी रात को तुम खिड़की से बाहर क्यों झांक रही हो या यहाँ पे क्या कर रही हो। और जैसे ही मेरे फादर ने सवाल किया तो मेरी मदर ने फ़ौरन से बाहर की तरफ या उस दरख्त की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि वहाँ पे देखें। जब मेरे फादर ने उस दरख्त की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, न किसी का नामो निशान मौजूद था। वहाँ पे देखने के बाद मेरे फादर कहने लगे कि तुम वहाँ पे मुझे क्या दिखाना चाहती हो। ये सुनने के बाद जो इनकी मदर थी उन्होंने कहा कि हमारा छोटा बेटा उस दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेरे फादर कमरे के अंदर देखने लगे और मेरी मदर को समझाने लगे कि वो देखो हमारा छोटा बेटा तो वहाँ पे सो रहा है। अब जैसे ही मेरे फादर ने हमारे छोटे भाई की तरफ इशारा किया या छोटा भाई हमारी मदर को दिखाया तो मेरी मदर सकते की सी हालत में चली गई। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हुआ है। कुछ देर तक वो खामोश रहीं। उसके बाद जब उनके सेंसेस बहाल हुए या वो होश में आई तो वो फ़ौरन से हमारे छोटे भाई के पास गई, उसको प्यार करने लगी, उसको चूमने लगी। खैर कुछ देर बाद वो मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो चुकी थी और उन्होंने सारा का सारा जो वाक़या था वो मेरे फादर को सुनाया। मेरे जो फादर थे वो इस बात को शुरू में मानने को तैयार नहीं थे। वो कहने लगे कि शायद तुम्हारा वहम हो या तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो, क्योंकि जो हमारा छोटा बेटा था वो रूम के अंदर ही मौजूद था। तो मेरा यही ख्याल है कि हो सकता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा हो या तुम्हारा वहम हो। अब ये सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई। वो भी सोचने लगी कि हो सकता है मेरा वहम हो या मैं नींद में हूँ या मैंने कोई ख्वाब देखा हो। इस तरह ये जो बात थी वो आई गई हो गई और इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे ये जो वाक़यात थे वो बढ़ते चले जा रहे थे। और मेरी जो मदर थी वो मुसलसल मेरा जो छोटा भाई था जिसको इन्होंने पेड़ के ऊपर देखा था या जिसके रूप में किसी भी जिन को या किसी भी मखलूक को इन्होंने देखा था, ये उसको मुकम्मल तौर पे ऑब्ज़र्व कर रही थी। उसकी हर बात नोट कर रही थी कि वो कब बाहर जाता है, कब खेलता है, कब क्या बात करता है। तो जब वो मेरे छोटे भाई को ऑब्ज़र्व कर रही थी तो उन्होंने एक दफ़ा देखा कि रात के तकरीबन 8 या 9 बजे का टाइम था। ये किचन में खाना बना रही थी और बाकी जो हम सब लोग थे वो सारे के सारे किसी भी काम से बाहर गए हुए थे। खैर खाना बनाते बनाते जब इन्होंने सोचा कि एक दफ़ा मैं झाँक के देखूं कि हमारा छोटा भाई क्या कर रहा है, और जब इन्होंने झाँक के इन्होंने सहन की तरफ देखा तो इन्होंने देखा कि इनका जो छोटा बेटा है यानी हमारा जो छोटा भाई है वो सहन के अंदर बैठा हुआ है। जैसे आमतौर पे बच्चे छम छम खेलते हैं वैसे ही वो छम छम खेल रहा है, लेकिन वो जिसके साथ खेल रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। और बाकायदा हमारे छोटे भाई को देख के ऐसा लग रहा है कि वाकई में इसके सामने कोई मौजूद है और किसी के साथ ये ज़रूर खेल रहा है। अब जैसे ही मेरी मदर ने देखा तो वो शौक में चली गई। उनको जो भी आयत वगैरह आती थी या जो भी दुआएं आती थी वो पढ़ना शुरू की। और पढ़ने के बाद उन्होंने जो मेरा छोटा भाई था उसको आवाज़ दी, उसको कहा कि अंदर आ जाओ। ये बताते हैं कि कुछ देर बाद मेरा भाई जब अंदर आया तो मेरी मदर ने उससे पूछा कि तुम सहन में क्या कर रहे थे। कुछ देर तक वो खामोश रहा या टालने की कोशिश करता रहा और बिला आखिर उसने बोला कि सहन में मेरा दोस्त मौजूद था, मैं उसके साथ खेल रहा था। मेरी मदर ने पूछा कि तुम्हारा जो दोस्त है वो कहाँ पे रहता है और ये कहाँ से आया करता है। पहले तो इनका बेटा टालने लगा, लेकिन जब इन्होंने ज़ोर दिया या इंसिस्ट किया तो इनका बेटा बताने लगा कि इसी गली में आगे जाके खाली प्लॉट मौजूद है, उस खाली प्लॉट के अंदर मेरा दोस्त रहा करता है। इसके और भी भाई बहन हैं, इसके वालिदैन हैं जो इसके साथ रहा करते हैं। अब उसका ये जवाब सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो बहुत बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या देखा है या क्या सुना है, क्योंकि मेरी मदर ने जो देखा था उसके मुताबिक मेरा भाई अकेले खेल रहा था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ मौजूद है, लेकिन जो मखलूक भी उसके साथ मौजूद थी या उसके साथ खेल रही थी वो हमें नज़र नहीं आ रही थी। ये वाक़या जो हुआ था, ये सारा का सारा वाक़या जो मेरी मदर थी उन्होंने मेरे फादर को बताया, और ना सिर्फ मेरे फादर को बताया बल्कि उसके बाद से मेरी जो मदर थी वो मेरे फादर से कहने लगी कि जितना जल्दी हो सकता है ये जो घर है इसको खाली कर दें कि इसको छोड़ के चलें। अब मुझे इस घर के अंदर बहुत ही खौफ महसूस होने लगा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रह पाऊँगी। अब क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत वीक थी या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम दूसरे घर जा सकें या वहाँ पे रह सकें,
तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि जब तक हमारे हालात बेहतर नहीं हो जाते या हमारे पास पैसे नहीं आ जाते, हमें इसी घर में रहना होगा। इसी तरह टाइम गुजरने लगा और हर गुजरते हुए दिन के साथ इनका जो छोटा बेटा था वो बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें करने लगा। कभी वो पीछे गैलरी की तरफ चला जाता, वहाँ पे किसी के साथ खेल रहा होता। कभी ऐसा लगता कि वो दरख्त के ऊपर चढ़ रहा है। कभी वो कमरे की छत पे आके बैठ जाता, वहाँ पे खेलने लगता। और जब उससे पूछते कि किसके साथ खेल रहे हो, वो कहता मेरा दोस्त यहाँ पे मौजूद है। हालांकि जब वहाँ पे चेक किया जाता तो हमारे बेटे के अलावा कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। अब जब हालात इस नहज पे पहुँच गए तो जो मेरी मदर थी उन्होंने अपने तौर पे घर के अंदर जगह जगह जाके बोलना शुरू कर दिया कि इस घर के अंदर जो भी मौजूद है, ये जो भी मखलूक़ात हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ से चले जाएं या हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। तब तक वो हमें या हमारे बेटे को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। और हमारा वादा है कि जितना जल्दी हमारे पास अरेंजमेंट होगा उतना जल्दी हम यहाँ से चले आएंगे। ये कहने के बाद 2-4 दिन तक तो मामला नॉर्मल रहे और बज़ाहिर ऐसा लगने लगा कि जैसे फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन इसके बिल्कुल ठीक 1 हफ्ते बाद ऐसा हुआ कि जो हमारे घर वाले थे, ख़ास तौर पे वो छोटा भाई जो था, वो हमारे अब्बू सारे भाई बहन वगैरह किसी काम से गए हुए थे और हमारी जो मदर थी वो घर में अकेली मौजूद थी। वो हम सबके लिए खाना बना रही थी। अब मेरी मदर बताती है कि मैं खाना बना रही थी और दोपहर के तकरीबन 3 या 3:30 बजे का टाइम था। तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे कोई है जो हमारे सहन के करीब खड़ा हुआ है या वहाँ पे आके खेल रहा है। अभी मैं उस चीज़ पे गौर ही कर रही थी कि एकदम से जो हमारे घर का दरवाज़ा था या जो हमारे कमरे का दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा खुला। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो वहाँ से मैंने देखा कि 2 औरतें हैं जिन्होंने काले कलर के बुर्के पहने हुए हैं। वो सीधी कमरे के अंदर घुसती चली आ रही हैं। और मैं जब उनको देख रही हूँ तो मैं परेशान हो रही हूँ कि ये कौन औरतें हैं, ये कौन स्ट्रेंजर्स हैं जिनको मैं नहीं जानती, और ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों चोर हों और हमारे घर में दाखिल हो चुकी हों। खैर इसी दौरानिए में जो करीब एक बेलचा पड़ा हुआ था, मेरी मदर ने वो उठा लिया और उन औरतों को कहने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और क्या चाहती हो। अब ये सुनने के बाद वो जो 2 औरतें थीं जिन्होंने बुर्के पहने हुए थे, वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी मदर के करीब आईं और हाथ के इशारे से कहने लगी कि जैसे चुप रहो। अब मेरी मदर ने जब उनका इशारा देखा तो मेरी मदर चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल पा रही थी और ऐसा लग रहा था वो दोबारा से फ्रीज हो चुकी हैं। खैर वो दोनों औरतें मज़ीद करीब आईं और दोनों औरतें जब बिल्कुल करीब आ गईं तो उनमें से एक औरत ने अपना बुर्का ऊपर किया। और जैसे ही उस औरत ने अपना बुर्का ऊपर किया तो मेरी मदर ये देख के हैरान रह गई कि बिल्कुल उनकी ही हूबहू, उनकी ही हमशक्ल उनके सामने खड़ी हुई है। और ये पहचानना मुश्किल है कि मैं ओरिजिनल हूँ या ये ओरिजिनल है। दोनों बिल्कुल हूबहू एक जैसी हैं, दोनों ने कपड़े भी एक जैसे पहने हुए हैं। मेरी मदर ने जब ये देखा तो वो बिल्कुल शॉक में चली गई और उनकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। खैर कुछ देर तक खामोश रही तो इस दौरानिए में वो जो औरत थी, जो मेरी माँ की हमशक्ल थी, उसने कहा कि तुम जो हमें यहाँ से जाने का बोल रही हो, तो हम तुम्हें बता देते हैं कि हम पिछले 200 से 300 सालों से इस एरिए में, इस जगह पे आबाद हैं और तुम ना हमें यहाँ से निकाल सकती हो, ना हमें यहाँ से जाने पे मजबूर कर सकती हो। हाँ, ऐसा है कि हम तुम्हें 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर ये घर खाली कर दो, यहाँ से चली जाओ, वरना हम सबसे पहले जो तुम्हारा छोटा वाला बेटा है उसको अपनी दुनिया में ले जाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारा छोटा वाला बेटा है वो हमारे बच्चे का दोस्त है। ये सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो शौक में चली गई और उनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब देख रही हैं, ये हकीकत है या एक अफसाना है। कुछ देर तक वो खामोश खड़ी रहीं और एकदम से वो बताती हैं कि मैं नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद बेहोश हो गई। खैर जब इनको होश आया तो हम सारे के सारे लोग इनके करीब जवार में मौजूद थे और जब ये सेंसेस में आई तो इन्होंने सारा का सारा वाक़या बताया। अब ये वाक़या सुनने के बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने करीबी जो मस्जिद वगैरह थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ये सारे वाक़यात जो है हमारे साथ हो चुके हैं। इमाम साहब ने उनको कहा कि ठीक है, मैं 1 आध दिन में आपके घर का विज़िट करूँगा और आके चेक कर लूँगा।
एक दो दिन बाद जब इमाम साहब यहाँ पे आए तो आते ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे कोई ना कोई मखलूक़ात हैं जो मौजूद हैं और वो उनके यहाँ पे आने से खुश नहीं है। खैर, ये जो इमाम साहब थे ये बहुत दूर अंदेश थे। इन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा उन मखलूक़ात ने कहा है या दो औरतों ने कहा है आप वैसा ही करें, अपने किसी दूसरे घर का इंतज़ाम करें, अदरवाइज़ हो सकता है ये आपको नुकसान पहुँचाएँ। अब इमाम साहब की ये बात सुन के जो मेरे फादर थे वो कन्विंस नहीं थे। वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता और हम चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे वगैरह मौजूद नहीं हैं। खैर, बहरहाल वो जो इमाम साहब थे वो अपना मशवरा दे के चले गए। इसके बाद मेरे दादा के एक और दोस्त थे जो ये झाड़ फूँक किया करते थे, उनसे भी रब्ता किया गया, उनको अप्रोच किया गया और उन्होंने वहीं से ही इस्तिखारा किया। इस्तिखारा करने के बाद उन्होंने भी सेम बात की। उन्होंने कहा कि जहाँ पे आप रह रहे हैं यहाँ पे आपसे पहले बहुत सारी मखलूक़ात रहा करती हैं और यहाँ पे कबीले के कबीले हैं जो आबाद हैं। अगर आप इन जन्नात को या जिन्नियों को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो वाकई में ऐसा हो सकता है कि आपको नुकसान पहुँचे। अब जब दो लोगों ने इस तरह की बात की तो जो मेरे फादर थे उनकी थोड़ी बहुत समझ में आई और उन्होंने उसी वक्त से घर देखना शुरू कर दिया और ये भी डिसाइड कर लिया कि अगर घर नहीं मिला तो हमारी जो खाला हैं या जो हमारे मामू हैं या हमारे कोई रिश्तेदार हैं, फ़िलहाल हम उनके घर में चले आएंगे। ये जो 2-4 दिन थे ये बड़े भारी दिन थे और 2-4 दिन में बहुत सारी बातें थीं, बहुत सारे वाक़यात थे जो पेश आ रहे थे। जैसे कि ख़ास तौर पे अक्सर ऐसा होता कि हमारी जो मदर हैं वो कमरे में मौजूद होती, नमाज़ पढ़ रही होती या सो रही होती, लेकिन मुसलसल आवाज़ आ रही होती जैसे कि कोई उनको पुकार रहा है या उनका नाम ले रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता कि हम लोग अपनी मदर के साथ बात कर रहे होते और हमें हमारी मदर की आवाज़ में ही कोई आवाज़ देता और हमें बोलता कि यहाँ से कब जाओगे। ये सब जो वाक़यात थे ये सारे के सारे दिल हिला देने वाले थे, खौफ में मुब्तला कर देने वाले थे। बहरहाल जैसे तैसे करके अल्लाह का शुक्र है कि 4-5 दिन के अंदर अंदर एक हमें घर मिल गया और इत्तफाक से ये जो घर मिला ये नाकाबिले यकीन था। एक हमारे दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने ख़ुद ही हमें अप्रोच किया कि मेरा घर खाली है, फ़िलहाल आप लोग वहाँ पे चले जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि उस घर को छोड़ के हम फिर इनके घर में आ गए। इन्होंने हमसे कोई किराया वगैरह भी नहीं लिया और आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे हालात बेहतर होते चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए। हमारा वो जो मकान है या वो जो प्लॉट है जहाँ पे एक कमरा मौजूद है गुलशन मेमार के अंदर, जहाँ पे हम रहा करते थे, वो अब भी वहीं पे मौजूद है। वहाँ पे एक सोसाइटी बन चुकी है और वो घर वैसे ही खाली है। अक्सर लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हमें बेच दें, हम इतने पैसे देंगे, हम मुंह मांगे पैसे देंगे। लेकिन जो मेरे फादर हैं उनको समझ में आ चुका है कि अगर हमने इन मखलूक़ात से पंगा लिया या इनको हटाने की कोशिश की तो यकीनन जो मेरा छोटा भाई है उसको सबसे पहले नुकसान पहुँचेगा और उसके बाद हम सब भी नुकसान का शिकार होंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस दुनिया में जिन्नात मौजूद नहीं होते, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात मौजूद होते हैं और हमारे दीन की तालीमात भी यही है कि इस दुनिया में जिन्नात हुआ करते हैं और हमें इस पर अक़ीदा रखना है। जिस तरह इंसानों में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी अच्छे बुरे लोग मौजूद हुआ करते हैं। कभी कभी आपका पाला इस तरह के जिन्नात से होता है जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं या आप में खौफ पैदा करते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपके जहन पे एक बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा असर छोड़ जाते हैं और वो वाक़यात इस तरह के होते हैं जिससे आपको इस बात पे यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में ना सिर्फ बुरे जिन्नात मौजूद हैं बल्कि बहुत सारे अच्छे जिन्नात भी मौजूद हैं। अब ये जो वाक़या है जो इनके साथ 2001 में पेश आया था उसकी तफसीलात में कोशिश करूँगा इनकी ही ज़बानी आपको पेश कर सकूँ। ये बताती है कि इनके जो फादर हैं इनकी शुरू से आदत थी कि बच्चों को जब भी छुट्टियाँ होती थी, ख़ास तौर पे समर वेकेशन होती थी, तो ये बच्चों को लेके निकल जाते थे किसी हिल स्टेशन पे, किसी दूसरे शहर में, गर्ज़ के जहाँ पे भी पॉसिबल होता था बच्चों को घुमाया जाता था, बच्चों को फिराया जाता था और बच्चों की जो छुट्टियाँ होती थी उनको यादगार बनाया जाता था। तो वैसे ही इनके फादर ने डिसाइड किया कि अब जो गर्मियों की छुट्टियाँ आएंगी, इन छुट्टियों में एक बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन है मसूरी, वहाँ पे ये लोग जाएंगे और वहाँ पे 2 से 3 रातें गुजारेंगे, 2 से 3 दिन गुजारेंगे।
अब वहाँ पे जाने के लिए ये बताती हैं कि न्यू दिल्ली से ये लोग एक ट्रेन लेते हैं और ये जो ट्रेन है वो आपको देहरादून तक उतारती है और वहाँ से आपको मज़ीद आगे जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता है। ये इनके भाई, इनके वालदेन, ये लोग बहुत खुशी खुशी वहाँ पे पहुँचे। उस हिल स्टेशन पे बहुत अच्छा टाइम गुजारा, 2 से 3 दिन तक खूब एंजॉय किया, बहुत हल्ला गुल्ला किया। और जब वापसी का टाइम आया तो वो जो टाइम था वो रात के तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। रात के 9-10 बजे इनको ट्रेन मिलनी थी, लेकिन उस ट्रेन से पहले इनको इस इलाके से यानी मसूरी से एक बस की सूरत में या बस के ज़रिए रेलवे स्टेशन पहुंचना था। अब रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए इस बस के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, न कोई और चारा था। और ये लोग बहुत खुश थे कि ये जो इन्होंने 2-3 दिन गुजारे थे बड़े यादगार थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था इसको। ये बता दिए कि मेरी उम्र हार्डली 6, 7 या 8 साल की होगी। और जब बस में जाने के लिए हम लोग बैठने लगे तो सबसे पहले थोड़ी सी गलती हो गई कि मेरे पेरेंट्स अंदर चले गए और जैसे ही वो अंदर गए तो मेरा भाई अंदर चला गया। और जब मेरा भाई अंदर गया तो उसके बाद मैं कोशिश करने लगी कि मैं बस के ऊपर चढ़ जाऊं या बस के अंदर चली जाऊं। अब ये जो टाइम था, इस टाइम आमतौर पे इतने पैसेंजर्स वापस जाने के लिए मौजूद नहीं हुआ करते। खैर, जैसे ही मैंने अपना पहला कदम बस के स्टैंड पे रखा तो एकदम से ऐसा लगा कि ऊपर कोई मूवमेंट हो रही है, यानी कि बस की जो छत है वहाँ पे कोई बैठा हुआ है और सामान को लॉक कर रहा है या एडजस्ट कर रहा है। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एक ऊपर से बैग आके मेरे सर पे गिरा और वो जो बैग था उसमें लोहे का बहुत सारा सामान मौजूद था। यानी कि ये जो बैग था जो मेरे सर पे गिरा था ये बहुत वज़नी बैग था। और जैसे ही ये मेरे ऊपर गिरा या मेरे सर पे गिरा तो मैं उसी वक्त वहीं पे बेहोश हो गई। और जब मैं बेहोश हुई तो मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरा भाई था और इक्का दुक्का जो पैसेंजर्स थे वो सारे के सारे नीचे आ गए। और जब वो नीचे आए तो मेरे पेरेंट्स की हालत गैर हो चुकी थी। मैं बहुत बुरी तरह बेहोश हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि मैं मर चुकी हूँ। मेरे फादर मुसलसल मुझे पानी पिलाने की कोशिश करते, मुझे सहलाने की कोशिश करते। गर्ज के जो भी एक बाप कर सकता है वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे। वो चाहते थे किसी भी तरह मैं होश में आ जाऊँ। एक तरफ मैं बेहोश हो चुकी थी, दूसरी तरफ बस के निकलने का टाइम था, क्योंकि अगर ये बस निकल जाती तो हम स्टेशन पे नहीं पहुंच पाते, और अगर हम स्टेशन पे नहीं पहुंच पाते तो वहाँ पे हमें ट्रेन नहीं मिलती। जाहिर सी बात है, हर शख्स का अपना बजट हुआ करता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको देखनी होती हैं। एक अजीब सी कन्फ्यूजन थी, मैं बेहोश थी, मेरे पेरेंट्स मेरे सामने थे, मेरा भाई मेरे सामने था, और जो भी इक्का दुक्का पैसेंजर थे कुछ देर तक हमदर्दी दिखाने के बाद वो बस में आके बैठ गए थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बस मिस हो। मेरे फादर मुसलसल परेशान थे, बाहर बैठे हुए थे, मेरा सर सहला रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मुझे होश आ सके। उस दौर में वहाँ पे कोई हॉस्पिटल या इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं थी। खैर, काफ़ी देर तक जब मेरे फादर कोशिश करते रहे और मैं होश में नहीं आई तो मेरे फादर मुझे उठा के गोद में लेके बस के अंदर ले आए। और बस में लाने के बाद दोबारा से मेरे ऊपर पानी छिड़कने लगे, होश में लाने की कोशिश करने लगे। तकरीबन इस दौरानिए में 10 से 12 मिनट गुजर गए और बस के चलने का टाइम शुरू हो गया। अब वो जो ड्राइवर था वो कह रहा था कि साहब फैसला कर लें, आप हमारे साथ चलेंगे या आपने नीचे उतरना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बेहोश थी, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले परेशान थे। अब जब परेशानी बढ़ती चली गई तो मेरी मदर ने, मेरे फादर ने, मेरे सारे घर वालों ने रोना शुरू कर दिया। और जब मेरे घर वालों ने रोना शुरू किया तो वो जो ड्राइवर था उसने यही सोचा कि 2-4 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाता हूँ, हो सकता है इनका भला हो जाए या इनकी बच्ची होश में आ जाए। अब जैसे ही वो 2-4 मिनट रुका तो इस दौरानिए में हमने देखा कि एक पैसेंजर बस के अंदर एंटर हुआ। उसके साथ उसकी वाइफ मौजूद थी, 2 बच्चे थे। वो जो पैसेंजर बस के अंदर एंटर हुआ था वो बहुत गोरा चिट्टा आदमी था, बहुत लंबा चौड़ा आदमी था और उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। देखते ही अंदाज़ा हो रहा था कि कोई मुसलमान है। उसके बाद जब उसकी वाइफ एंटर हुई तो उसकी वाइफ जो थी उसने बाकायदा नकाब किया हुआ था, काला बुर्का पहना हुआ था, और उनके जो 2 बच्चे थे वो तकरीबन हमारी ही उम्र के थे। अब जब वो पैसेंजर अंदर आया और अंदर आके उसने देखा कि मेरे फादर, मेरी मदर, हम सब रो रहे हैं, तो वो आगे बढ़ा
और आगे बढ़ने के बाद मेरे पेरेंट्स से, ख़ासतौर पे मेरे वालिद से पूछने लगा कि आप लोग रो क्यों रहे हैं और इस बच्चे को क्या हुआ है। अब मेरे फादर रोते रोते उसको बताने लगे कि इसके ऊपर छत पे से सामान गिर गया है और उसके बाद से ये होश में नहीं आ रही। खैर वो जो आदमी था वो कहने लगा कि आप परेशान नहीं हो और बस में यहाँ से निकलते हैं, जो हमारा अगला स्टेशन है यानी देहरादून, वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई अस्पताल मिल जाएगा। उसके समझाने पे मेरे फादर राज़ी हो गए और कहने लगे चलें, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। और कुछ घंटे का सफ़र करने के बाद बिलाखिर हम वो जो रेलवे स्टेशन था उसके ऊपर पहुँचे या उसके करीब पहुँचे। जब हम उस स्टेशन के करीब पहुँचे तो इत्तफाक से कोई भी हॉस्पिटल हमें नज़र नहीं आया और काफ़ी देर कोशिश के बाद मेरे फादर और वो जो आदमी था इधर उधर घूमते रहे और उनको पता चला कि ये जो रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन के मुलाजमीन के लिए भी यहाँ पे एक डॉक्टर तैनात है। खैर जब इन्होंने ये सुना तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये उस डॉक्टर के पास गए, उससे रिक्वेस्ट करने लगे, उसको समझाने लगे कि अगर हो सके तो इसकी ट्रीटमेंट करें। ये बच्ची पिछले 4-5 घंटे से बेहोश है और इसकी हालत गैर से गैर होती चली आ रही है। शुरू में वो जो डॉक्टर था वो हमें मना करने लगा या कहने लगा कि मुझे अलाउ नहीं है कि मैं बाहर के पेशेंट को देखूं। मेरी जो हायरिंग है वो स्पेसिफिकली इस रेलवे स्टेशन के लिए या उसके मुलाजमीन के लिए की गई है। खैर काफ़ी कोशिशों के बाद बिलाखिर वो माना। वो जो आदमी था जो हमारे फादर की हेल्प कर रहा था उसने बहुत ज़्यादा उसको कन्विंस किया और जब उस डॉक्टर ने चेक किया तो चेक करने के बाद वो कहने लगा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बच्ची नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मेडिसिन दे देता हूँ। ये मेडिसिन आपने बच्ची को रात में खिलानी है और ये आप कैसे खिलाएंगे ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बच्ची है वो ऑलरेडी बेहोश है। अगर ये इस बच्ची ने मेडिसिन खा ली और मेडिसिन खाने के बाद ये होश में आ गई तो ठीक है, और अल्लाह ना करे अगर ये सुबह तक होश में नहीं आई तो हो सकता है कोमा में चली जाए या ना बचे। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया, लेकिन वो जो आदमी था जो मेरे फादर की हेल्प कर रहा था वो मुसलसल मेरे फादर को समझा रहा था कि आप परेशान ना हो, कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाअल्लाह हम कुछ ना कुछ करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। ये बताती है कि वहाँ पे जब दवा वगैरह मिल गई तो दवा लेने के बाद ट्रेन चलने वाली थी। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी कि इस ट्रेन में घर की तरफ जाया जाए या ना जाया जाए, क्योंकि ये जो अगले 12 घंटे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन 12 घंटों में अगर बच्ची को होश आ गया तो ही बच सकती है। ये बताती है कि वो जो आदमी था जो हमारी हेल्प कर रहा था वो कहने लगा कि ये ट्रेन हम छोड़ देते हैं और अल्लाह का नाम लेके हम यहाँ पे रुक जाएंगे, कोई करीबी होटल होगा वहाँ पे रात गुजार लेंगे और रात में हम कोशिश करेंगे कि इसको दवा खिला सकें। मेरे फादर क्योंकि बिल्कुल माऊफ हुए हुए थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने इस बात को सही समझा और उन्होंने ऐसे ही कहा कि चलें ठीक है, इस ट्रेन को हम छोड़ देते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो अगली ट्रेन है उसमें चले जाएं। तब तक अल्लाह करे सुबह तक हमारी बच्ची जो है उसको होश आ जाए। अब ये लोग करीबी जो होटल था वहाँ पे गए, वहाँ जाके इनके फादर ने एक रूम बुक किया और ये जो एक रूम था इस पूरे रूम के अंदर इन दोनों फैमिलीज़ ने ये रात गुजारी। इस रात के अंदर वो जो आदमी था मुसलसल तिलावत कर रहा था, कुछ ना कुछ आयत पढ़ रहा था और मुसलसल मेरे ऊपर दम कर रहा था। रात के तकरीबन 1 या 2 बजे उस आदमी ने जैसे तैसे करके मेरे मुंह में वो दवा डाल दी और जब उसने दवा डाली तो ऐसा लगा मैंने झटका लिया है या मैं होश में आई हूँ। खैर दवा जब उसने मेरे मुंह में डाली तो उसके बाद वो रिलैक्स हो गया और वो हमारे फादर को भी समझाने लगा कि अब आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपकी बच्ची सुबह तक होश में आ जाएगी। ये बताती है कि दवा खाने के बाद अब खाना खाने की बारी थी और हमारी फैमिली के पास कोई खाना वगैरह मौजूद नहीं था, तो सामने वो जो आदमी था या उसकी फैमिली थी, उन्होंने कहा कि आप परेशान नहीं हो, हमारे पास खाने का इंतज़ाम है और हम लोग साथ खाना खा लेंगे। ये बताती कि वो जो आदमी था उसने अपनी वाइफ को कहा कि खाना निकाल के लाओ, और जब उसकी वाइफ खाना निकालने के लिए गई तो इन लोगों ने देखा कि एक छोटी सी थैली थी जिसमें खाना मौजूद था और उस खाने को जब थाली में निकाला गया और इन दोनों फैमिलीज़ ने जब उसमें से थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू किया तो देखते ही देखते ये दोनों फैमिलीज़ जो थी इनका पेट भर गया और वो खाना ख़त्म नहीं हुआ।
हालांकि देखने में इतना सा खाना लग रहा था, लेकिन अल्लाह की कुदरत कि इस थोड़े से खाने में भी दोनों फैमिलीज़ ने खा लिया और सबका पेट भर गया। खैर, जब सबने खाना खा लिया तो वो जो आदमी था वो मेरे फादर को कहने लगा कि अब आप लोग आंखें बंद करें, अल्लाह पे तवक्कल करें और सो जाएं। इंशाअल्लाह जब सुबह आपकी आंख खुलेगी या आप होश में आएंगे तो आपकी बेटी सही सलामत होगी, आपसे बातें कर रही होगी। इतना दिलासा देने के बाद, इतनी मदद करने के बाद और इतना समझाने के बाद जो मेरे फादर थे वो उस आदमी से बहुत मुतमईन हो चुके थे, वो उसके शुक्रगुजार थे। और मेरे फादर ने मेरी मदर को भी कन्विंस किया, मेरे भाई को भी कन्विंस किया कि हम तीनों सो जाते हैं, इंशाल्लाह सुबह तक हमारी बेटी होश में आ जाएगी। ये कहने के बाद ये तीनों लेट गए और देखते ही देखते इन तीनों की आंख लग गई। ये बताते हैं कि जब सुबह 8 साढ़े 8 बजे इन लोगों की आंख खुली तो इन लोगों ने देखा कि ये तीनों के तीनों उठे हैं और इनके उठते ही मैं भी होश में आ गई हूँ और मैं भी उठ के बैठ गई हूँ। अब जब मेरे घर वालों ने मुझे देखा तो उनकी खुशी डबल हो गई। वो बहुत शुक्रगुजार थे अल्लाह के कि मैं होश में आ चुकी हूँ। इसके बाद मेरे फादर ने आगे पीछे उन साहब को या उस फैमिली को तलाश करना शुरू किया जो रात में हमारे साथ इसी होटल में, इसी कमरे में रुकी थी, और जिस फैमिली ने ना सिर्फ हमारी वजह से अपनी ट्रेन छोड़ी थी बल्कि हमारी मदद की थी, हमें मोरल सपोर्ट किया था और मेरे ऊपर ख़ास तौर पे दम दुरूद किया था। ये बताती हैं कि जब मेरे फादर ने पहले कमरे में उनको देखा तो वो मौजूद नहीं थे। उसके बाद मेरे फादर बाहर निकले, पूरे होटल में देखा तो ना वो आदमी मौजूद था, ना उसकी वाइफ मौजूद थी, ना उसके बच्चे मौजूद थे। बारी बारी हमने चारों तरफ देख लिया और वो साहब, उनकी बीवी और उनके बच्चे हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। इस दौरानिए में जो नाइट शिफ्ट थी होटल वालों की वो जा चुकी थी और दिन का जो स्टाफ है वो आ चुका था। खैर, जब उनसे भी पूछा गया कि आपने किसी फैमिली को, किसी बड़े से बारिश आदमी को जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, या उसकी बीवी को और उसके बच्चों को जाते आते देखा है, तो कहने लगे कि हम लोग सुबह 8 बजे से आए हैं और 8 बजे के बाद हमने ना किसी को आते हुए देखा है ना जाते हुए देखा है। ये बताती है कि काफ़ी देर तक मेरे फादर उस आदमी को, जो कि फ़रिश्ता था या जिन था या जो भी अल्लाह की मखलूक थी, तलाश किया, उसके बीवी बच्चों को तलाश किया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पूरा इलाका छान मारा, लेकिन वो आदमी, उसके बीवी बच्चे ना मेरे फादर को नज़र आए और ना ही उनका कोई नामो निशान मिला। ये आज तक हम लोगों की समझ में नहीं आ सका कि वो अल्लाह का बंदा कहाँ से आया था। उसके साथ उसकी बीवी मौजूद थी, उसके बच्चे मौजूद थे और उसने हमें बस से लेकर होटल तक, बल्कि मेरे होश में आने तक सपोर्ट किया, और जब मैं होश में आ गई तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये सच है कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिनके बारे में आप जब भी सोचें आपको यकीन नहीं आता कि ऐसा हुआ था। अगर गाइस आपको याद हो तो मैंने अपनी एक स्टोरी शेयर की थी और उस स्टोरी में मैंने बताया था कि रमज़ान के दिन चल रहे थे, सहरी के वक्त का टाइम था। सहरी करने के बाद मैं आके लेट गया था या सोने की तैयारी कर रहा था। मेरी आदत थी कि जब भी मैं सोने के लिए लेटता था तो मुख्तलिफ आयत, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के सोया करता था। खैर, मुसलसल मैं आयत पढ़ता रहा और देखते ही देखते मेरी आंख लग गई या मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सराउंडेड 2 लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने जैसे शाही कपड़े होते हैं उस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, और वो दोनों मुझे देख रहे हैं, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। मैं अपने कमरे में अपने बेड पे मौजूद हूँ और मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये 2 लोग कौन हैं। मैं इनको नहीं जानता और ना ही मैंने इससे पहले इन लोगों को कभी देखा था। खैर, देखते ही देखते वो जो 2 लोग हैं वो आपस में बात करना शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है कि अगर मैं इसको एक बात बताऊंगा तो ये मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। यानी कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे वो अगर मुझे कुछ बताएंगे तो मैं उन पर यकीन नहीं करूंगा। इसी दौरान में जो दूसरा आदमी होता है वो पूछता है कि क्या बात। तो जो पहला आदमी था या वो जो भी मखलूक थी वो कहता है कि इसके घर का किचन का चूल्हा जल रहा है। अब मैं अगर इसको बोलूँगा कि जाओ जाके चूल्हा बंद कर दो तो ये नहीं मानेगा। और जैसे ही दूसरे आदमी ने ये कहा तो देखते ही देखते वो दोनों जो जिन्नात थे या जो भी मखलूक़ात थी वो हवा में गायब हो गई। और जैसे ही वो हवा में गायब हुई तो मैं एकदम से होश में आया। मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है।
ये कौन लोग थे जो मेरे सामने मौजूद थे या मुझे समझा रहे थे? खैर, उनकी जो बात थी वो ये थी कि जो हमारा किचन है, वहाँ का जो चूल्हा है वो जल रहा है। अब मैं उनकी बात के मुताबिक उठ के बैठा, हिम्मत पैदा करके किचन में गया। और जब मैं अपने किचन में पहुंचा या किचन के करीब पहुंचा तो दूर से ही मुझे नज़र आ रहा था कि जो हमारा चूल्हा है वो ऑन हुआ है, यानी उसमें आग लगी हुई है। ये देख के मेरे औसान ख़त्म हो गए। मेरे लिए जो कुछ था ये नाकाबिले यकीन था, हैरान कुन था, और बहुत सारे सवालात थे जो मेरे दिमाग में मौजूद थे। बहरहाल, जब मैंने चूल्हा जला हुआ देखा तो मैं आगे बढ़ के मैंने सबसे पहले चूल्हा बंद किया। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि मुझे पता चल गया, अदरवाइज़ अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ सकता था। मैं वापस आया, वापस आके बेड पे लेटा, दोबारा से मैं सोने की तैयारी करने लगा। जो भी आयत वगैरह मुझे आती थी वो मैंने पढ़ी, और काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे नींद आ गई। अब जब मैं प्रॉपरली सो के उठा या जब मैं नमाज के टाइम पे उठा तो मुझे एकदम से याद आया कि रात में मेरे साथ क्या हुआ था। ये सारा का सारा वाक़या मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने जानने वालों से शेयर किया। तो जितने भी लोग थे उनका यही ख्याल था कि तुम्हारा वास्ता या तुम्हारा सामना दो जिन्नात से हुआ था, और वो बहुत अच्छे जिन्नात थे, वो तुम्हारी मदद करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तुम्हें आके समझाया था कि जाओ जाके चूल्हा बंद कर दो। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो दोनों स्टोरीज़ थी ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरीज़ थी। ये दोनों स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको ये स्टोरीज़ या टिप्स पसंद आई हैं तो अपने सर्किल में, अपने जानने वालों में और अपने फ्रेंड्स में इन ऑडियोज़ को, इन टिप्स को शेयर करें। और ना सिर्फ शेयर करें बल्कि इसको लाइक कर दें। लाइक करने के साथ साथ दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हम सबको, मुझे, मेरी फैमिली को, सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, आसानी हो हम सब के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।